रशीद हेडिंग हुई थी, आपने 5 हेडिंग देनी है जो हर क्वेश्चन में मैं देता हूँ। सबसे पहले आपने इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करना है। जिस तरह क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ उस तरह करेंगे तो पेपर में ये 35 मिनट्स में 40 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी जाता है और इनकम फ्रॉम सैलरी भी कंप्लीट हो जाती है और आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा बाकी कौन से आइटम है। सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी है 17 लाख रुपए है, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 17 लाख है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बोनस है, बोनस 2,60,000 फुली टैक्सेबल है। फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव बाय अ रेजिडेंट इन विच इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, फुली एग्जाम्प्ट है। कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल है, मैंने मार्क कर लिया कि फॉरेन सोर्स सैलरी में। कन्वेंस अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस 2,75,000। कन्वेंस अलाउंस के बाद हाउस रेंट अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, 9 लाख रुपीस है। हाउस रेंट अलाउंस है 9 लाख रुपीस है। यस सर। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में है, उसके अपने वसाइल से है तो फुली एग्जाम्प्ट होगा। मान लेंगे कि उसका अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स अगर प्रॉपर्ली वेरीफाइड हो तो एग्जाम्प्ट होते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हम ये कंसीडर करेंगे ये प्रॉपर्ली वेरीफाइड है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स फुली एग्जाम्प्ट है 55,000। ये सपोज किया जा रहा है कि ये प्रॉपर्ली वेरीफाइड है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कल भी हमने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10 में। यस सर। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब भी आएगा आपने हेडिंग देनी है जी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड या हर तरह के प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 3 तरह के आइटम आपने लिखनी है। एक है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और तीसरा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इन तीनों की ट्रीटमेंट आपने लिखनी है जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जी 1,70,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 1,70,000 है और रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 10% आपको बैलेंस मिल रहा है 34,000। अब कल भी हमने पढ़ा था जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। बेसिक सैलरी में से ही 1,70,000 काट के फिर पैसे दिए जाते हैं। वो सोल होते हैं 15,30,000 रुपये बनना था, उसे अब पूरी अमाउंट हमने बेसिक सैलरी की यहाँ लिखी हुई है तो ये फुली ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दोबारा टैक्सेबल नहीं करेंगे, इसके साथ लिखेंगे ऑलरेडी इंक्लूडेड। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी यही पढ़ा था जी, एग्जाम्प्ट अप टू 10%। तो एक और चीज मैंने बताई थी आपको, 10% ऑफ बेसिक सैलरी देंगे ना तो 1,70,000 आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैक्सिमम 1,50,000 माइनस हो सकता है। अगर आप बेसिक सैलरी का 10% लें तो 1,70,000 आ जाता है, जबकि मैक्सिमम 1,50,000 माइनस करने की इजाजत है। तो इसका मतलब फिर 1,70,000 नहीं माइनस करेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी का 10% ले रहे हैं तो 1,70,000 आ रहा है। हम फिर वो नहीं माइनस करेंगे, हम फिर जो मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 है वो माइनस करेंगे, रिमेनिंग 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मैक्सिमम 1,50,000 एडमिसिबल है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड है। अच्छा इसके साथ तो लिखा हुआ है 10% मिल रहा है तो 16% तक तो वैसे ही एग्जाम है ना, तो बेशक हम डायरेक्ट भी लिख देना फिर भी ठीक है, अदरवाइज आप इस तरह से लिख लें एग्जाम अप टू 16% किसका होता है भला? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को मिला दे तो 3,40,000 आता है। 1,70,000 प्लस 1,70,000 3,40,000 आता है। इसका आप 16% लें 54,400। तो ये सारा ही रैंक हो गया ना फिर।
34 में से 54 माइनस हो जाएगा तो 0 ही बचेगा ना। माइनस में नहीं लिखना आपने, याद है टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। टैक्सेबल इनकम के एंड पे लिखा हुआ था टैक्सेबल इनकम शुड नॉट बी बिलो 0। यस सर। माइनस में नहीं लिखनी आप। 34,000 में से ये एग्जाम्प्ट है, मतलब 0 है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रही है। तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का भी हम इसके ऐसे ही ट्रीट। उसके बाद लिखा हुआ जी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी हमने कल पढ़ा था जी। या लोन फ्रॉम परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में से रकम निकलवाई है 2,30,000 की, आपने फुली एग्जाम्प्ट है। ये आप ही की रकम है जो आपने विथड्रॉ कर ली है, तो ये फुली एग्जाम्प्ट होती है। रेंट ऑफ ओपन प्लॉट, ये इनकम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। फायर इंश्योरेंस वहाँ लिखा जाएगा। टेनेंट कॉन्ट्रैक्टेड विद द ओनर फॉर द परचेज ऑफ ओपन प्लॉट एंड पेड 25,000 एज अ टोकन मनी फॉरफिटेड भी इनकम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। लेवलिंग एंड कटिंग एक्सपेंस भी इनकम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। इनकम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड है, मान इसी साल पेपर देने हैं आपने। लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अमाउंट पेड टू द प्रैक्टिशनर फॉर लीगल सर्विसेज, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक्स, इस पर एवरेज लीव देनी है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ, ये फुली टैक्सेबल है कैपिटल गेन में। रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ये एग्रीकल्चर लैंड के जो रेंट मिलता है ये फुली एग्जाम्प्ट होता है। ये पढ़ा आपने इनकम मदर सोर्स में आना है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द अनअप्रूव्ड रिटायरमेंट स्कीम, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसके बदले में कोई आपको रिलीफ नहीं मिलनी, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट स्कीम है ये अनअप्रूव्ड है। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव थ्रू कोर्ट केस फाइल ऑन 2014, 8 साल के बाद आपको रकम मिले अगर कोर्ट केस से इनहेरिटेड अमाउंट, तो वो फुली एग्जाम्प्ट होती है। 8 साल से पहले मिल जाए, तो हम 30 जून 2022 तक पढ़े हैं ना, 2014 में मुकदमा किया तो 8 साल हो गए ना, तो आप जो इनहेरिटेड अमाउंट मिलेगी ये फुली एग्जाम्प्ट है कैपिटल गेन में। तो देखिएगा दोबारा से आप। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 ईयर है, ये भी कैपिटल गेन की आइटम है और फुली एग्जाम्प्ट है। होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 ईयर हो तो फुली एग्जाम्प्ट होता है। यस सर। उसके बाद क्रॉस वर्ड पजल, ये एफटीआर की आइटम है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, वैसे लॉस है, इसकी ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी इनकम ऑफ सॉरी 8वें स्टेप में आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ज़कात डिडक्टेड अंडर द ऑर्डिनेंस, टोटल इनकम में से माइनस होनी है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इस पर 10% टैक्स है एफटीआर में जाकर। लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट हिज टैक्सेबल इनकम, जिसका होगा सैलरी इनकम, तो यहाँ तक ही है ना बस। हमने सारी अमाउंट्स ऑफ इनकम पढ़ ली हैं, सैलरी इनकम से यहाँ तक की है, तो यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। टोटल सैलरी इनकम कितनी आ जाएगी? टोटल सैलरी इनकम 31 है। टोटल सैलरी इनकम के बाद आपने हेडिंग के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। यहाँ पर एक और चीज समझ लेनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से, पहले भी मैं जब फॉर्मेट बता रहा था तभी मैंने समझाया था आपको। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख रहे हैं सब लोग, शाबाश। क्या लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? रेंटल इनकम फ्रॉम ओपन प्लॉट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है आप कंस्ट्रक्टेड हाउस किसी को दे दें, एक होता है आप ओपन प्लॉट किसी को दे दें। बात का ध्यान से समझनी है, जब भी आपको रेंट मिलेगा ना, रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट कितना मिल रहा है बता? 1,75,000 रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट कितना है? 1,75,000 सर। इसमें ना तो अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 ऐड होता है, ना इसमें से 1/5 रिपेयर अलाउंस माइनस होता है। ओपन प्लॉट का कानूनी तौर पर एडवांस लेने का, ओपन प्लॉट की कानूनी तौर पर एडवांस लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि एडवांस तो आप इस मत में देते हैं कि भैया अगर बिल्डिंग को किसी ने नुकसान पहुंचाया, ओपन प्लॉट में तो कोई बिल्डिंग नहीं ना है। यस सर। एडवांस कानूनी तौर पर नहीं देना चाहिए, अगर कोई ले लेता है तो 1/10 अनएडजस्टेबल एडवांस का ऐड होगा ओपन प्लॉट के। और रिपेयर चार्जेस भी किसके होते हैं? बिल्डिंग के होते हैं ना भाई, ओपन प्लॉट के तो रिपेयर चार्जेस नहीं होने, तो वो 1/5 अलाउड नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्चुअल रिपेयर के एक्सपेंस हुए ना, लेवलिंग और कटिंग का एक्सपेंस है जी, घास वगैरह झाड़ियाँ हो गई जी,
ओपन प्लॉट में वो पटवारियाँ आपने ज़मीन को बैलेंस करवाया, लेवल करवाया, वो ओपन प्लॉट के एक्सपेंस हैं। अगर वो गिवन होंगे तो माइनस करेंगे आप। ओपन वैसे तो आपने रेंटल इनकम के बारे में पढ़ा है, 1/5 माइनस होना ही होना है, लेकिन वो सूरत में जब कंस्ट्रक्टेड हाउस, जब आप किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, रेंट पर देते हैं, अगर ओपन प्लॉट लेट आउट करते हैं तो ना 1/10 तो 1 जैसे पहले ऐड होना है, और ना 1/5 रिपेयर अलाउंस माइनस। ये दो चीजें याद रखनी है। ओपन प्लॉट में ना तो 1/10 ऐड होता है, ना ही 1/5 रिपेयर अलाउंस माइनस होता है। अच्छा, ये एक्चुअल को एक्सपेंस हुआ तो वो माइनस या प्लस होगा। अगर देखें जैसे टोकन मनी है ना, इसमें ऐड करते हैं टोकन मनी फॉरफिटेड। प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट हुआ 25,000 रुपए का, टोकन मनी आपको मिली, वो आपने फॉरफिट कर ली क्योंकि बेचने वाला अपनी बात से मुकर गया, 25,000 रुपया आपको मिल गया। रेंट चार्जेबल टू टैक्स या था ग्रॉस रेंट कितना आ गया, 2 लाख रुपए का। यस सर। टोकन मनी फॉरफिटेड आपकी इनकम है ना भाई, लिखा हुआ है 25,000 रुपया आपने टोकन मनी ली, मेच्योरिटी पर 10 एंड ब्रीचेस आर कॉन्ट्रैक्ट। किराएदार ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, टोकन मनी आपने फॉरफिट कर ली। हाँ, उसके बाद देखें लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो माइनस करें, एक्चुअल एक्सपेंस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है 10,000 रुपए का, वो माइनस होगा, एक्चुअल एक्सपेंस है। उसके बाद लेवलिंग और कटिंग का एक्चुअल एक्सपेंस दिया हुआ है। लेवलिंग और कटिंग का ओपन प्लॉट की सूरत में एक्चुअल एक्सपेंस दिया हुआ है। लेवलिंग एंड कटिंग 30,000 सर। 40,000 माइनस हो गया। यस सर। तो ये आपके पास आएगा आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। आरसीटी मतलब रेंट चार्जेबल टू टैक्स 1,60,000। 1,60,000 रेंट चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉपर्टी इनकम कंप्लीट हो गई। उसके बाद एडिंग वेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखें जिन चीजों को मार्क किया फिर उनको देखना है आपने। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 80,000 सर। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फुली एग्जाम्ड है 80,000 है। नेटवर्क डिजाइन हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद देखिए शाबाश, और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस, और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस है नहीं है। उसके बाद आ जाइए कैपिटल गेन्स पर, लॉस ऑन सेल ऑफ एनर्जी। कैपिटल गेन सेक्शन 37। जिनको मार्क किया मैं उनको सिर्फ देख रहा हूँ जी। लॉस ऑन सेल ऑफ एनटी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी लॉस ऑन सेल ऑफ एनटी की। उसके बाद डोनेशन, उसका गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी पूरी टैक्सेबल है जी। यस सर। गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर गेन हुआ है, होल्डिंग पीरियड क्योंकि विद इन 12 मंथ है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा ये ऑफर वाला 1,70,000। उसके बाद रेंट रिसीविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है, एम्प्लॉय कंट्री ये भी नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, 4 साल हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस क्योंकि मोर देन 4 ईयर होल्डिंग पीरियड है, 4 साल 3 साल मोर देन 4 ईयर इसका होल्डिंग पीरियड है। यस सर। ये फुली एग्जाम्ड है, फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल एग्रीकल्चर इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, सरकार डिडक्टेड, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी ये भी आपकी आ गया है। तो कैपिटल गेन में यही एक आइटम आ रही है। उसके बाद आ जाएगी फिर कैपिटल गेन में वो भी आ रहा था जो आपको रकम मिली है इनहेरिटेड अमाउंट, वो भी फुली एग्जाम्ड है बेशक, लेकिन कैपिटल गेन में आना है इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव यस सर। प्रॉफिट आफ्टर 8 इयर्स। भाई 2014 में मुकदमा किया था तो 8 साल बाद रकम मिल रही है ना, फुली एग्जाम्ड है। अगर ये 2015 में 16 में मुकदमा किया होता और 6 साल में 7 साल में रकम मिल जाती तो फुली टैक्सेबल होगी। 8 साल के बाद ये क्या फुली एग्जाम्ड है, इनहेरिटेड अमाउंट। तो यहाँ तक कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद एडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39।
चौको ये यार जिन चीजों को मार्क किया हुआ है सिर्फ उनको देखें शाबाश कि अदर सोर्सेज के आइटम कौन कौन से हैं। जिन चीजों को मार्क किया हुआ है उनको ध्यान से देखें शाबाश। रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, दिखा क्या इमीडिएट विसिनिटी बढ़िया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब है ये एग्रीकल्चर के लिए, ये जो ग्रैंड बिल्डिंग है ना ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये फुली एग्जैक्ट है 1 लाख रुपीस। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें 5वां पॉइंट 5th टाइप ये थी कि जो बिल्डिंग भी एग्रीकल्चर के बिल्कुल करीब है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वेयर हाउसिंग डेवलिंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम वैसे ही फुली एग्जैक्ट है। उसके बाद देखिए और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम लिखी हुई है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ है यहाँ। एग्रीकल्चर इनकम कितनी दी हुई है जी 80,000, ये भी फुली एग्जैक्ट है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार है, ज़कात डिडक्टेड है, और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉरेन सोर्स सैलरी आती है, आप लिख लीजिए इंशाल्लाह। फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, दूसरे मुल्क में जॉब करता रहा, वहां सैलरी कमा कर लाया है, तो फुली एग्जैक्ट है। फॉरेन सोर्स सैलरी आप अच्छे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख दें और फुली एग्जैक्ट है। तो ये पाकिस्तान में जॉब करने के बदले में सैलरी नहीं मिल रही, ये फॉरेन सोर्स सैलरी है। तो जहाँ तक आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। जहाँ तक बढ़ाएंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। यार तो चुप नहीं हो यहाँ तक आप टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम देखिए कितनी आ रही है। यस सर टोटल इनकम बताएं कितनी आ रही है। और भी कहा रहा है टोटल इनकम आ गई 34,85,000। टोटल इनकम में से 4 चीजें माइनस होनी है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, फादर हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। इसमें से सिर्फ ज़कात डिडक्टेड दिया हुआ है। यस सर ज़कात डिडक्टेड आपको दिया हुआ है जी 2,80,000। फिर आपके पास आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल कितनी आएगी? 32,05,000। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ा है, 2-3 बार इसको तक पढ़ चुके हैं। कोई शेयर फ्रॉम ईओबी नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई शेयर फ्रॉम ईओबी नहीं है। तो ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ही आपकी हतमी इनकम होगी, इसलिए इसके नीचे डबल लाइन लगा दें और यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू कर दें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, यहाँ से कंप्यूटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शेयर फ्रॉम ईओबी होता तो उसको ऐड कर दे, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आती है आपके पास। अब शेयर फ्रॉम ईओबी है नहीं है, यही इनकम है, इसी पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, यार वे पेपर छीनना भी कर दो। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल है 32,05,000। 32,05,000 देखिए कौन सी स्लैब में आ रहा है। 32,05,000 फिफ्थ स्लैब में आ रहा है जी। 25 लाख से लेकर 35 लाख तक की रेंज है। 25 लाख से लेकर 35 लाख तक की रेंज है जी। 25 लाख तक फिक्स टैक्स है। यस 1,95,000 25 लाख तक फिक्स टैक्स है 1,95,000। और जितनी इनकम 25 लाख से ज्यादा है, 32 लाख 5,000, 25 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 7,05,000, इस पर 17.5% टैक्स है। 1,23,375 1,23,375 आपके पास अबव इनकम का टैक्स आ गया जी 17.5%। तो ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा।
3,18,000 सब्जेक्ट स्टेप नंबर 1 में यार 3,18,000 375 एक्चुअल टैक्स पेबल आपके पास आ गया जी 3,18,375। अब एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद आपने क्या करना है, तो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए था। सेकंड स्टेप एक्चुअल टैक्स पेबल तक पहुंच जाना, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है जी 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, वो भी नहीं है इसमें। फोर्थ स्टेप है जी 25%। फोर्थ स्टेप है जी 25% कंसेशन फॉर टीचर्स, टीचर वैसे नहीं है ये। फिफ्थ स्टेप है जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ। डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एवरेज रिलीफ के लिए सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट अलाउड फॉर डिबेट, जिन पर एवरेज रिलीफ अलाउड है। यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लीजिए अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ। रिलीफ अलाउड किस पर है, जिनको आपने मार्क किया हुआ देखे उनमें से रिलीफ एवरेज रिलीफ किन पर अलाउड है। सिर्फ एक ही आइटम है मेरा जा रहा है, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक्स 85,000 डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सिर थले करो यार मॉडल में थ्रू चेक्स। साडा ध्यान दो डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक्स, सिर्फ इस पर एवरेज रिलीफ बनती है नहीं। वो जो आपने अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के लिए कंट्रीब्यूशन दिया ना, उस पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है। तो 85,000 पर एवरेज रिलीफ देनी है। यस सर। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका था रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम पर डिवाइड करना है और जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम नहीं है ना, उतना ज्यादा जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा 3,18,375, इसको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना है 32,05,000। अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो तो पिछले स्टेप के टैक्स को एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करके जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 85,000 पर रिलीफ देनी है, 85,000 से मल्टीप्लाई करते हैं 8444 8444 आपके पास एवरेज रिलीफ आ जाएगी। एवरेज रिलीफ आने के बाद आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस टैक्स पेबल। ग्रॉस टैक्स पेबल देखिए जी कितना आएगा 8444 माइनस करें शी इज बट 931 आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया जी। ग्रॉस टैक्स पेबल का ये था 6 स्टेप। 7 स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक की कोई इनकम आपके पास देखे नहीं है। कैपिटल गेन की आइटम होती हैं या गोल्डन हैंडशेक होता है, दोनों नहीं है। कैपिटल गेन की जितनी भी आइटम थी यहाँ टैक्सेबल हो गई हैं, यहाँ फुली एग्जैम्प्ट है। तो कोई आइटम टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक में नहीं आ रही। तो 8वां और आखिरी स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स इज ओवर मार्क ड्यूरिंग द ईयर दे चुके हुए हैं। तो जो आपने मार्क की चीजों में अगर आप देखें तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सिर्फ एक ही है आपके पास। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी है 2,07,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी है 2,70,000। 2,70,000 वो टैक्स है जो आप सैलरी में से दे चुके हैं। हेल्पफुल है। माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल विद 39,931 नेट टैक्स पेएबल वेल्ड विद रिटर्न। कैमरा बंद कितना आ गया 39,931 39,931 आपके पास नेट टैक्स पेएबल आ गया। नेट टैक्स पेएबल आने के बाद क्वेश्चन का एक ही साल कंप्लीट हो गया। अब आपने दूसरे हिस्से पर जाना जी टैक्स अंडर एफटीआर। एफटीआर का टैक्स कैलकुलेट करना है, जो एफटीआर की इनकम है। इस क्वेश्चन में दो मेरा क्या है अमाउंट है जो एफटीआर से रिलेटेड है। नहीं सर एक ही है। एक क्रॉस प्रपोजल है, शाबाश मौलवी। एक क्रॉस प्रपोजल है प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज issued by federal government
क्रॉस वर्ड बदल पर 15% टैक्स है और फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर 10% टैक्स है। क्रॉस वर्ड बदल की अमाउंट है 12,000, इस पर 15% टैक्स है। और प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इसकी अमाउंट है 35,000, इस पर 10% टैक्स है। ये 3500 डालेगा, इसका 15% है तो 1800 डालेगा। तो ये टैक्स अंडर एफटीआर, एफटीआर की इनकम का टैक्स आ गया जी आपका। 5300 सर। तो ये दो आपके आमदन हो जाएंगे, एक आपका नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न है और एक ये एफटीआर का टैक्स है।